सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत। प्रिय भैया बहनों, अभी तक हमने इस पुस्तक के माध्यम से यह पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विभिन्न प्रकार की नीतियों के कारण हमारे यहाँ की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़े। किसानों पर, राजाओं पर, नवाबों पर, जमींदारों पर किस किस प्रकार के प्रभाव पड़े और उन प्रभावों का क्या नतीजा रहा, उसका इस अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण विभिन्न रियासतों के राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों एवं सिपाहियों सब पर तरह तरह के प्रभाव पड़े। रियासत यानी हमारा देश उस समय अलग अलग राजाओं के अधीन था। राजाओं का जो निश्चित एरिया होता था, जिस भूभाग पर उनका शासन चलता, वो उनकी रियासत कहलाती थी। इस प्रकार भारत में 563 रियासतें थी। तो उन राजाओं की रानियों पर, किसानों पर, जमींदारों पर, जमींदार राजा अपने जमीन को कुछ भाग जमींदारों को दे देते थे, कुछ गांव दे देते थे। उन गांवों से राजस्व वसूल करना उन जमींदारों का कार्य था। ऐसे ही आदिवासी, अपन ने पढ़ा था पिछले अध्याय में, आदिवासी जिनका जंगल में शासन चलता था, धीरे धीरे जंगलों पे भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो आदिवासी और सिपाही, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय लोगों को सिपाही बनाया। उन सिपाहियों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकतर नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी। उनका केवल हित था ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ हो, अधिक से अधिक उनको मुनाफा मिले। इसके कारण जनता की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। ईस्ट इंडिया कंपनी उसी चीज का उत्पादन करवाती जिसकी यूरोप में अधिक मांग होती। धीरे धीरे इन नीतियों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय लोगों ने विरोध प्रारंभ कर दिया। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी छीनने लगी। राजा और नवाबों की श्रद्धा और सम्मान दोनों अंग्रेजों के द्वारा खत्म किए जा रहे थे। राजा और नवाब, इनके प्रति जनता की अपार श्रद्धा थी और सम्मान था। अंग्रेजों ने इन राजा और नवाबों के जनता के प्रति, जनता की जो श्रद्धा थी, उनको खत्म करने के प्रयास किए गए। बहुत सारे राजाओं की रियासतों पर अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दिए गए। रेजिडेंट एक अंग्रेज अधिकारी होता था जो उस रियासत के अंदर कंपनी के द्वारा नियुक्त होता। राजा जो भी निर्णय लेता वह रेजिडेंट की अनुमति से ही लेता, स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता था। अर्थात रियासतों की और राजाओं की स्वतंत्रता एक तरह से कंपनी के अधीन हो गई। राजाओं के कार्यों में उनका हस्तक्षेप हो गया। राजाओं की स्वतंत्रता कम होती जा रही थी। राजाओं और नवाबों की सेना को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भंग कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की सेनाएं यहाँ रखनी प्रारंभ कर दी। राजाओं और नवाबों के इलाके व राजस्व अधिकार कंपनी के पास हो गए। बहुत सारे स्थानीय शासक अपने हितों की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत भी करने लगे, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर अंग्रेज अधिकारी नहीं देते थे। और इसका ताज़ा उदाहरण था उस समय का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का।
जिनके पति की अकाल मृत्यु होने पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि उनका जो दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको झांसी का राजा घोषित किया जाए और कंपनी उसको राजा माने। लेकिन अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रणाली लागू कर दी, यानी किसी राजा के अगर संतान नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं लेगा, वह राज्य स्वतः ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगा। इस प्रकार झांसी का राजा मानने से कंपनी ने इनकार कर दिया। इसी प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वह पेंशन मिले। अपनी सैनिक ताकत के नशे में चूर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी निवेदनों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कह दिया स्पष्ट तौर पर किसी भी राजा की मृत्यु के पश्चात अगर उसके संतान नहीं है तो उसको कोई परिलाभ नहीं देंगे, कोई पेंशन देना या अन्य गोद लिए हुए किसी पुत्र को राजा बनाना, ये उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी अवध। तो अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। उससे पहले पहले धीरे धीरे सभी रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई। अंग्रेजों के अधीन होने में सबसे अंतिम रियासत थी, वो थी अवध। अवध पर एक सहायक संधि भी थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय के जो सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, गवर्नर जनरल डलहौजी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अवध रियासत का शासन ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इस अवध के शासन को अपने हाथ में ले रही है और वहाँ ब्रिटिश शासन चलाना अवश्य हो गया है, इसलिए इस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर रही है। कंपनी ने मुगल शासकों को भी ख़त्म करने की योजना तैयार कर ली। उस समय दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके सिक्कों पर उनका चित्र होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सिक्कों पर से उनके चित्र को हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान भी कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह रहेंगे। इनकी मृत्यु के बाद इनके वंशजों को बादशाह कंपनी नहीं मानेगी। इस प्रकार मुगल बादशाहों का भी खत्म करने की नीति उन्होंने बना ली थी। प्रश्न एक करना है आपको, रेजिडेंट के बारे में बताइए। एक शब्द आया था रेजिडेंट, यानी देशी रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जो स्थानीय राजा के शासन में हस्तक्षेप करना, उनको सलाह देना और बिना उस अंग्रेज अधिकारी की सहमति के राजा कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इस प्रकार वह रेजिडेंट का कार्य था जो उन्होंने कर दिया, अर्थात उस राजा की स्वतंत्रता को एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर ली। ठीक है ना, धन्यवाद।